नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन। नवभारत बातों बातों में इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये जो श्रृंखला है ये हमने शुरू की है खास उन लोगों के लिए जिनके पास समाज को प्रेरित करने वाली, इंस्पिरेशन देने वाली कई कहानियां छिपी है। ये अमूमन इनके बायोडेटा में कुछ बातें तो पता चल जाती है, लेकिन इनका जो संघर्ष का रास्ता है, इनकी जो फिलॉसफी है जिसके चलते वो एक लंबा सफर तय कर लेते हैं और समाज को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, ऐसी बातें इस श्रृंखला के जरिए हम कई लोगों की आपके सामने लाने वाले हैं। हमारे साथ आज है पुणे के अलार्ड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष LR यादव जी। यादव जी की खासियत यह है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चीनी मिल में काम करने के लिए, शुगर इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपना एक बिजनेस था। उसके चलते वो महाराष्ट्र में आए। इनके ताऊ जी उन्हें यहाँ लेकर आए। यहाँ पर उन्होंने जगह जगह पर शिक्षा भी ली, कई अच्छे संस्थानों में भी शिक्षा ली और इंडस्ट्री में काम करने के बाद लगभग 25 साल का सफर तय करने के बाद इनको ये लगा कि कहीं न कहीं एक गैप है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र जिनको शिक्षा दे रहे हैं और इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, वो गैप भरने की कोशिश इनकी थी और अपना अनुभव डालकर इन्होंने एक छोटी सी जगह पर अपना जो इंस्टीट्यूट है जो शुरू किया, जो अब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। यादव जी, बहुत बधाई आपको कि आपका जो शानदार सफर है शिक्षा के क्षेत्र में, वो कई लोगों को प्रेरणा देने जैसा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप उस छोटे से गाँव में जब थे और सीख रहे थे उत्तर प्रदेश के, क्या कभी सोचा भी था कि मैं एक अन्य राज्य में जाऊँगा, महाराष्ट्र में, और वहाँ पर एक बड़ा शिक्षा का संस्थान खड़ा कर दूँगा? सबसे पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा एक बहुत संक्षिप्त परिचय है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट, जी। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक स्थित छोटा-सा बनकटा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट देवरिया, तहसील भटपरानी, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में 1962 में हुआ और मैं अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में, जिसकी फ़ी 3-4 रुपये हुआ करती थी, खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट, हाफ शर्ट, ये पहन के, और हिंदी मीडियम में मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई। उसके बाद मेरे ताऊ जी पहले से महाराष्ट्र की धरती पे अपने छोटे-मोटे चीनी मिलों में जॉब करके और अपना छोटे-मोटे फैब्रिकेशन की काम करते थे। और मैं उनके 2 ब्रदर हैं, तो मैं उनके छोटे ब्रदर का बेटा था और घर में सबसे बड़ा था। तो उनको लगा कि अब मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए, तो उन्होंने मुझे 1976 में जब मैं हाई स्कूल पास किया तो वो मुझे पुणे लाए। हुँ। और बाकी मेरा यहाँ हायर एजुकेशन, स्कूलिंग से लेके और इंजीनियरिंग तक की शिक्षा महाराष्ट्र में हुई और मैं अपने ताऊ के साथ चीनी मिल के उद्योग में लगा और 87 में मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए, हुँ, जब मेरी उम्र मात्र 24 साल की थी हुँ, और घर में और कोई नहीं था। बिज़नेस भी बहुत ट्रबल में आया, कर्ज था और भाड़े का ऑफिस था। इस तरह का एसेट मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिली और एक जॉइंट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हुँ, मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन थे, हुँ, वो पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे ज़वाबदारी के साथ मुझे ये यादव ब्रदर्स नाम की एक कंपनी मिली जो मेरे ताऊ जी की थी और उसको लेके मेरा तब तक मैं बीएससी इन केमिस्ट्री वाडिया कॉलेज से कर चुका था और ऐसी कंपनी मेरे हाथ में मिली, जो एक बहुत ही संघर्ष भरा जीवन था। पैसे नहीं थे, कर्ज था, ऑफ़िस रेंट पे थे, स्टाफ था, उनकी सैलरी थी और मेरे ताऊ हॉस्पिटल में एक्सपायर होने के कारण मुझे कुछ बता भी नहीं पाए कि हमारी क्या स्थिति है। ऐसी चीज़ों को लेके मैं अपना जीवन की शुरुआत किया, जो बहुत ही मुश्किल भरा था हुँ, और मैं अपने जीवन का 25 साल लगभग शुगर इंडस्ट्री, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है या और दूसरे राज्यों में प्राइवेट सेक्टर का है, अफ्रीका में मैंने एक्सपोर्ट किया हुँ, और 92 में मैं सतारा में मेरे पेरेंट्स की ज़मीन थी, सिरवल एक एमआईडीसी है, वहाँ मैं डब्ल्यूएमडीसी कोल्हापुर से 90 लाख का कर्ज लिया। वो लोग एक ग्रेजुएट इंजीनियर को कर्ज देते थे। हुँ, वो कर्ज लिया और मैंने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई
और वहाँ से मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हुई। मैं छोटे-मोटे चीनी मिलों का मशीनरी का ऑर्डर लेने लगा और एक ऐसा समय आया कि मैं वालचनगर इंडस्ट्रीज़, ग्रुप इंडस्ट्रीज़ का कॉम्पिटिटर बना और मैं 60 करोड़ टर्नओवर का बिज़नेस लगातार करता रहा 2006 तक। तो ये हुई मेरी इंडस्ट्री की जर्नी। उसके बाद मुझे लगा कि शुगर मिल में अब डाउनफॉल आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी थी, बहुत सारे काफ़ी सारी राजनीति भी है, कई हाँ, सारी पॉलिसीज़ बस बदलती हाँ, रहती है। जैसे जी, आप जानती हैं कि शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से पॉलिटिकली कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, एब्सोल्युटली। वहाँ गन्ने का रेट सरकार तय करती है, चीनी का रेट चीनी सरकार का तय रेट करती है। सही बात है। तो जो ओनर होता है उसके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हुँ, तो वो इंडस्ट्री अप एंड डाउन होती रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे चलती है, सरकारें बदलती हैं तो और उसका इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे उस समय लगा कि मुझे और भी किसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। मैं अपने चीनी मिलों के अर्निंग से ये मारुंजे गाँव में जो है, यहाँ मैंने 60 एकड़ ज़मीन खरीदा था धीरे-धीरे, हुँ, कई वर्षों तक। हुँ, तब तक 1994 में यहाँ हिंजौड़ी आईटी पार्क में आईटी पार्क आ गया। आईटी पार्क आया यस, और मेरी सारी ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर ली। अच्छा, पूरी तरह से एक्वायर कर ली ओके। और मेरा मतलब सपना एमआईडीसी का हाँ, ठप्का लग गया आपकी लग ज़मीन गया। पर। ओके, 7/12 में ठप्पा लग गया। उन्होंने बोला ना आप बेच सकते हो, ना कुछ ना कर कुछ कर सकते हो। सकते हो। ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था। उस समय पद्मनाभराव कदम साहब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। मैं इधर-उधर भागा, बहुत कोशिश किया। फिर पवार साहब से मेरे चीनी मिलों के कारण थोड़े संबंध थे। उनके पास मैं गया, उनसे निवेदन किया, अपनी समस्या बताई और उन्होंने एक मार्ग निकाला कि चलो इसमें से 40 एकड़ एमआईटीसी ले लेगी रख लेगी, और जी। 20 एकड़ उन्होंने कहा कि उनका ही एक इंस्पिरेशन था कि तू काहीतरी एक एज्युकेशनल संस्था काढ, एक एक सोसायटी करेक्ट, कर करेक्ट। हाँ, आणि त्या मार्गदर्शनवर मैंने ये बनाई और फिर वो ज़मीन मैंने ट्रस्ट को करी और 2003-4 में मैंने एक एमबीए कॉलेज शुरू किया हुँ, एआईसीटी अप्रूव्ड, हुँ, जिसकी 60 इंटेक थी और वो चल पड़ा। उसके बाद मेरी मतलब एजुकेशन में मेरा एंट्री हुआ और एक सक्सेस मिलने के कारण मेरी कॉन्फिडेंस आई और धीरे-धीरे फिर मैंने 2006 में फार्मेसी कॉलेज, 2009 में इंजीनियरिंग कॉलेज, 2010 में डिग्री कॉलेज, 2013 में सीबीएसई पब्लिक स्कूल हुँ, और 2018 में स्टेट बोर्ड का स्कूल। स्कूल। इस तरह की मेरी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जर्नी है। फिर जो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और एआईसीटी से अप्रूवल था। फिर मुझे लगा कि क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में था तो मुझे हम इंजीनियर रिक्रूट करते थे हुँ, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी, वहाँ हमारी एजुकेशन में स्किलिंग नहीं होती है। हुँ, एक इंजीनियर को पक्का इंजीनियर बनने में 10 साल लगता है। जब वो इंडस्ट्री में काम करता काम है, करके अनुभव ले। अनुभव लेके ही वो स्किल बन पाता सही है बात है। और ये खुद मेरे साथ हुआ था कि जब मैं हुँ, इंजीनियर बना तो मैं अपने पिताजी के फैक्ट्री में एज़ ए कामगार मैंने काम किया। हुँ, प्रोजेक्ट को, मशीन को, ड्राइंग को, टेक्नोलॉजी को समझा और फिज़िकली मैंने काम किया। तो मुझे कम से कम 5-7 साल लगे थे पक्का इंजीनियर बनने में, जो स्किल इंजीनियर होता है। हुँ, और उसका फ़ायदा ये मिला कि मैं अपनी इंडस्ट्री को ज़ीरो से इतना बड़ा इंडस्ट्री सेटअप कर पाया। इसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले, हुँ। शक्कर कारखाने के विन टाइम जी, काम जी। करने का। और वो कॉन्फिडेंस लेके जब मैंने एजुकेशन में आया और मुझे लगा कि अब एजुकेशन सेक्टर में एक स्किल बेस्ड एजुकेशन का काम हुँ, करना चाहिए। हुँ। परंतु वहाँ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन आए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की पद्धति है, उनका एक करिकुलम होता है, उसमें बस से ये जो चौकट बनाई है इसी हाँ, में खेलिए। उसमें से परीक्षाएँ होती जी, हैं, बच्चे उसी में से क्वेश्चन तैयार आंसर हो आता है। सही बात। तो बच्चों को अगर आप कोशिश करिए कि नहीं बाउंड्री लाइन से हट के आपको मैं कोई शिक्षा दूँगा, तो वो तैयार नहीं होते। तैयार नहीं वो होते। बोलते हैं आमचा काय फ़ायदा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हुँ, फिर मुझे लगा कि नहीं हमें अब यूनिवर्सिटी मॉडल में आना चाहिए। तब तक महाराष्ट्र सरकार ऑलरेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट ला चुकी थी एक्ट लग चुकी है। और 2018 से लेके पूना में 8-10 ऑलरेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। हुँ, वो देखने के बाद मैंने पिछले साल दिसंबर में तय किया कि मुझे भी यूनिवर्सिटी बनानी है। मैंने सरकार में अप्लाई किया और लकीली एवरीथिंग वेंट बेटर और आज मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो सरकारी परमिशंस के जो हैं वो ऑलरेडी 80-90% काम हो चुका है। ऑर्डिनेंस जो बनता है वो दिसंबर में बन जाएगा और जनवरी 2024 से ये अलाहाड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी अलाहाड यूनिवर्सिटी पुणे। वंडरफुल। मुझे एक बात ये लगती है कि अगर पुणे में देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ शिक्षा की एक बहुत बड़ी परंपरा, एक बहुत बड़ी संस्कृति रही है। ऐसे में जो बड़े इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर खड़े हुए,
उनका कहीं न कहीं एजुकेशन से एकेडमिक्स से पूरा संबंध था। आपने ये बीड़ा उठाया, आप इंडस्ट्री से आए, इंडस्ट्री का अनुभव लेकर आए और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करने का आपने सोचा भी, एक सपना भी देखा। वो भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आप जब पहला शुरू करना चाहते थे, आपको किसी ने बताया था कि इस झमेले में मत पड़िएगा और तब आपने ठान लिया। मतलब मुझे खास ये बात लगती है कि जब आपको कोई कहता है कि ये मत करिए, तो आप लगता है कि ठान लेते हैं कि मैं तो ये करके दिखाऊँगा। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि इंसान की जीवन की सफलता जो है ना, उसके हाथ में होती है। हुँ, कई लोग इस डर से कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। जब तक जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चे को आप स्विमिंग सिखाने के लिए ले जाएँ और वो अभी पानी देख के और स्विमिंग पूल में ना उतरे, तो वो कभी स्विमिंग नहीं सीखेगा। तो मेरा ये मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ कुछ नहीं था। मेरे पास कॉइन सिक्के के 2 साइड थे, एक थी सफलता, दूसरी थी विफलता। हुँ, और मैंने हमेशा जीवन में काम को बहुत महत्व दिया है कि पौरुष के बल पे इंसान कुछ भी बन सकता है। हमारे सामने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं, जितने भी हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हुए उस ज़माने के, चाहे वो टाटा, बिरला, जो भी ग्रुप देख लीजिए, उनके जो संस्थापक रहे, वो उसमें कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे ये करना है। बिरला जी की कहानी मैं सुनता हूँ कि जब उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया तो वो लालटेन बनाते थे जी। और वो साइकिल पे लालटेन बाँध के और गाँव-गाँव घूम के अपना लालटेन बेचते थे। आज हुँ, देखिए बिरला ग्रुप कहाँ है। सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का यही हुँ, इतिहास रहा है। तो उससे मैं इंस्पायर होता था और गाँव का आदमी बहुत हठी होता है। तो सही मेरा बात है। चूँकि 16 साल जीवन गाँव में बीता और उसके बाद पूना में बीता और जो मैंने शुगर में इंडस्ट्री में काम किया, तो जो हमारी मीटिंग होती थी या तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होता था और जो मेरे कामगार होते थे वो बेचारे अनपढ़ गँवार गाँव हुँ, से आए हुए हुँ, होते थे, तो मेरा ऐसा ग्राफ रहा जीवन में हमेशा। हुँ, तो उसको मैं सीढ़ी बना के मुझे लगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आप ईमानदारी, डेडिकेशन और कर्मठता से काम करना चाहें, सब कुछ सफल हो जाएगा। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ और मुझे ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं लगता। मुझे एक और बात अच्छी लगती है कि आपने अपना खुद का एजुकेशन भी नहीं छोड़ा। मतलब आप देखिएगा, आप वहाँ गाँव में शिक्षा ली, उसके बाद में पुणे में आए, आपने केमिकल इंजीनियरिंग की, आए शुगर इंडस्ट्री में, बाद में आपने मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की और डॉक्टरेट भी पूरा किया। साइमल्टेनियसली मतलब एक जीवन का संघर्ष था, परिवार को सँभालना था, इंडस्ट्री का काम करना था। इन सारी चीज़ों में खुद का जो शैक्षणिक स्तर है, वो लगातार बढ़ाते रहना और सीखते रहना, ये कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए आजकल के बच्चों में ये लगता है कि भई एजुकेशन का एक फिक्स टाइम है, हमें स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन करना है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट बनना है, फिर इंडस्ट्री में जाना है। अगर आप फॉरेन का एजुकेशन देखेंगे, तो वो एमबीए या जो पोस्ट ग्रेजुएट का एजुकेशन है, वो डायरेक्ट नहीं देते हैं। हुँ, वो कहते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम करिए, किसी इंडस्ट्री में 2-3 साल काम करिए, तब आप पीजी करने आइए। हुँ, हमारे यहाँ ये नहीं है। मैंने उसका फ़ायदा उठाया और जो मैंने अपने जीवन का 25 साल इंडस्ट्री में दिया और उसके बाद जब मैंने एमबीए किया, तब मेरे समझ में आया कि एमबीए का मतलब क्या होता मतलब है। क्या है? और वो जो मेरी शिक्षा हुई है, अगर जैसे मैंने रिसर्च किया, मैंने पीएचडी करी हुँ, और पीएचडी का मैंने सब्जेक्ट चुना कि द लॉफुल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रूल्स। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एआईसीटी का जो रूल है इंजीनियरिंग हुँ, कॉलेज हुँ, के हुँ, लिए, वो पूना यूनिवर्सिटी कुछ और बोलती है। हुँ, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कुछ और बोलता है, पीसीआई कुछ और बोलती है। हुँ, मतलब ये चारों जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं किसी भी संस्था को कंट्रोल करने के लिए, हुँ, ये एक नहीं बोलते हैं, इनके रूल्स में लूप होल्स है। जी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हुँ, अब इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी बहुत समस्या होती है, क्योंकि हमें सबसे परमिशन लेनी है। हुँ, तो मैं इस चीज़ को बारीकी से अनुभव किया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ इसको एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर होता है, ये नॉन एडेड इंस्टीट्यूशन है, 100% सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। हुँ, मैंने बैंक से 60 करोड़ रुपया लिया था हुँ, और 92 करोड़ रुपया ब्याज के साथ मैंने बैंक को लौटा दिया। 2004 से 2018 के बीच में लौटाया है। हुँ, आज मैं लोन फ्री हूँ हुँ, इंस्टीट्यूशन। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा संघर्ष होता है।
बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे चैलेंजेस को लेना और उसको पूरा करना, इसके लिए ये जो मेरे जीवन की पूरी जर्नी रही, अप एंड डाउन्स, मेरे जीवन में बहुत अप एंड डाउन्स आए। कभी ऐसा भी था कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, कभी ऐसा भी हुआ कि लोन लिया है, ईएमआई भरने को पैसा नहीं है, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं मेहनत करता चला गया और रास्ता निकलता गया और आज मैं यहाँ हूँ। जब कभी लो आता है, कभी तो होता है कि कर रहे हैं, कभी विफलता आती है, तब आप खुद को कैसा मोटिवेटेड रखते हैं? बहुत वो क्षण जो है, देखिए उसको ये ये एक करना जरूरी बहुत होता है, अच्छा आपने संभालना। सवाल पूछा है और मैं खास करके आज के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आदमी आजकल यंग जनरेशन जो है बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होता है और जब वो डिप्रेस्ड होता है तो वो अपनी जान देने के ऊपर आता है। जी। इस तरह की समस्याएं मेरे जीवन में 2 बार आई। जब मैं 34 साल का था तो मैं फाइनेंशियली बहुत संघर्ष कर रहा था। चीनी मिलों में पेमेंट नहीं हो रहे थे, करोड़ों रुपया बाकी था। इधर मैन पावर को पगार देना है, ऑफिस चलाना है, मार्केटिंग चलानी है। स्टील ऑफ अथॉरिटी इंडिया से हमने स्टील खरीदा है, करोड़ों का पेमेंट नहीं जा रहा है। तो एक बहुत प्रेशर होता है। इसके साथ साथ फैमिली इश्यूज होते हैं। मेरे चाचा के 3 बेटे थे, मुझे 3 भाई थे, मेरी 2 बहनें थीं। सबकी शादी मैंने की है अपने जीवन में। मतलब मेरे पेरेंट का जो रोल है वो मैंने निभाया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में कितनी संघर्ष हुई होगी। तो ये करते करते जो है मुझे बहुत अंदर से ताकत आई और इसको मैं कर पाया। आपका सवाल क्या था? मैं भूल गया। मैं बता रही हूँ आपको कि जब ऐसे लो मोमेंट आते थे, हाँ, तब आप कैसे खड़े करते तो थे मैं खुद आपको को? भी खुद को क्या समझाते थे? एक मेरे जीवन में 34 साल में वो आई और मुझे भी लगा कि अब मुझे खुदकुशी करनी होगी। मेरे पास कोई इसका समाधान नहीं दिखता है क्योंकि हमारे पीछे हमारे पेरेंट, हमारे पिताजी थे, लेकिन वो इतने इंडस्ट्री का सपोर्ट उनका नहीं था क्योंकि मेरे ताऊ लीडर थे और मेरा कोई पॉलिटिकल या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। मैंने कभी हमेशा बैंक से पैसा लिया, किसी से, किसी प्राइवेट सेक्टर से या किसी आदमी से नहीं लिया। लेकिन मेरी एक आदत थी कि जब मैं लो होता था तो मैं सुबह बिल्कुल जैसे आम रूटीन होता है आदमी का, सुबह उठ जाना, नहा लेना, कपड़े पहन लेना और ऑफिस में काम नहीं है तो घर से बैग लेके बाहर निकल जाना और शाम को आना, ताकि बच्चों को ना पता चले कि ये लो है, और बाहर जाके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते रहना। ये मेरी आदत रही है। तो मेरे जीवन में 2 या 3 बार बहुत लो आया, लेकिन मैं उससे खुद बाहर आया हूँ और आज आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अलार्ड इंस्टीट्यूट आपने जिस जगह पे खड़ा किया है, कई सारे यहाँ पे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स है जिनके अपने कैंपसेस है, बहुत बड़ा नाम भी हो चुका है, लेकिन आपने यहाँ पे खड़ा किया। डिफरेंशिएटर क्या है? क्या है वो अलग जिसके लिए छात्र आपके यहाँ पर आए? देखिए, सबसे बड़ी पहले तो जो स्टूडेंट मेरे यहाँ आते हैं, जैसे आज सुबह का ही मैं आपको बताऊं, आज सुबह मैं कभी-कभी यहाँ रुक जाता हूँ, गेस्ट हाउस है मेरा, तो मैं आज यहीं था और सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ। तो मैं 6 बजे उठा और अपने हॉस्टल वार्डन को लेके गर्ल्स हॉस्टल में गया और मैं बच्चे सब सो रहे थे तो मैं उनके सबके दरवाजे नॉक किया। दे वर शॉक्ड कि हाउ कम चेयरमैन इज हियर। और मैंने उनको पहले बहुत प्यार से समझाया कि बेटा देखो, तुम लोग गर्ल चाइल्ड हो, 12वीं के बाद तुम लोग मेरे पास डिग्री करने आए हो, कोई फार्मेसी का बच्चा है, कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है, कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है। तो मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना सीखो। अगर 6 बजे नहीं उठ सकते 7 बजे उठो, जॉगिंग को जाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो। ये क्या सोए हो, कैसे चलेगा? और मैंने वहाँ भाषण किया, मैंने कहा अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, अब मैं घर बना रहा हूँ और तुम्हारा वार्डन तो है, उसके ऊपर मैं चीफ वार्डन बनूंगा और तुम्हें किसी को 6 बजे तक सोने नहीं दूंगा। होता क्या है कि आजकल का जनरेशन 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सोता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कल पे ढकेल देता है। सही बात है। देखिए, हम लोग अपने जीवन में बहुत रूटीन को फिक्स किया। मैं रात को 3 बजे भी हवाई जहाज से, अभी मैं फिनलैंड की जर्नी पे था करीब 9 दिन। मेरी फ्लाइट 6 बज के कुछ मिनट में मुंबई में सुबह उतरी। टैक्सी लेते लेते मुझे 7:15 7:30 हो गया। मैं पुनः अपने घर पे पहुंचा 11 बजे, थोड़ा रेस्ट किया, नहाया धोया और 2 बजे मेरा इंस्टीट्यूट में था। मेरे सारे प्रोफेसर को लग रहा था कि सर फॉरेन जर्नी करके आए, 2 दिन नहीं आएंगे। सो दे वर शॉक्ड
मेरा ये कहना है कि आपको भगवान ने एक समय बनाया है कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है। जब तक आप अपने रूटीन में स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे खुद पे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सही बात कह रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। और अगर हम किसी को ज्ञान बांटते हैं तो पहले उसको इम्प्लीमेंट खुद पे करना चाहिए। अगर मैं खुद पे अपने सारी चीजों को लगाऊंगा तभी मैं अगर किसी को कुछ बोलूंगा तो वो सुनेगा नहीं, तो वो जवाब देगा, रिप्लाई करेगा कि सर खुद ही आप 10 बजे उठते हो, हमको क्यों भाषण दे रहे हो, क्या आप जल्दी उठो। तो मैं इसका शुरू से बहुत इसके बीच में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ कि कितने बजे उठना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देनी है, कैसे खाना खाना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे अपने आप को रखना है। और मैं बहुत हम्बल नेचर का हूँ। मेरे इंस्टीट्यूशन में मैं अपने डायरेक्टर को भी वैसे ही मिलता हूँ। मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मेरे को चपरासी मिल सकता है, मुझे ड्राइवर मिल सकता है। और उनके जो रूटीन जॉब के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। अगर किसी को कोई घर में इशू है, उसकी सैलरी कम है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका बच्चा बीमार है, एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, तो मैं आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद करता हूँ। यानी आप एक संस्था नहीं परिवार चला रहे हैं। हाँ, ये मेरा मानना है कि अगर आपको संस्था को अच्छी तरह चलाना है तो पूरे पारिवारिक एम्प्लॉय को भावना अपना परिवार बनाइए। बहुत बढ़िया। और जब वीक मूवमेंट आता था तो हर किसी का कोई ना कोई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होता है, घर में हो चाहे परिवार में होता है, कभी दोस्तों में होता है, कहीं और मेंटर होते हैं। देखिए आपके लिए कौन रहा मेरी है? वाइफ मेरी बहुत सपोर्ट, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो खड़ी थी मेरे साथ। ये है। और आगे का सपना क्या देखते हैं? मतलब एक मुकाम तक आ गए हैं अभी ये देखिए इंस्टीट्यूट मेरा सपना यही है कि मेरे मेरे जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं एक ऐसा एजुकेशन दूं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डिग्री हमारी मिलती है यूनिवर्सिटी से, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिग्री इज ए रिसिप्ट ऑफ द फी विच वी पे टू द यूनिवर्सिटी। इट डजंट गिव नॉलेज। एब्सोल्युटली नॉलेज कम्स फ्रॉम वर्किंग। आप जो भी काम करते हैं अगर उसमें मन लगा के डेडिकेशन के साथ काम करें, चाहे कुछ भी काम करें, मीडिया में काम करें, जैसे आप फोटोग्राफर हैं आप काम करें, मैं इंजीनियर हूँ इंडस्ट्री में काम करूँ, जब तक आपका 100% अपने काम पे आप नहीं देंगे और उस काम को अपना नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर स्किल नहीं आ सकती। आप कितने घंटे कैंपस पर रहते हैं, मुझे ये पूछना। मैं देखिए जैसे आज सुबह मैं 9 बजे से अपने ऑफिस में बैठ गया। जनरली मैं जब घर में, मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, वानवाड़ी में रहता हूँ, विच इज 20 किलोमीटर, तो रोज आना जाना मुझे 1 घंटा 40 मिनट लगता है। तो सुबह मैं उठता हूँ, मेरा क्लोज सेंटर में ऑफिस है, वो देखता हूँ, बैंक का कुछ काम रहता है, करते करते आई कम हियर एट 2:30 और फिर रात को मैं 9 बजे तक रहता हूँ। और जब मैं कैंपस में रहता हूँ तो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काम ही पूजा है, काम ही सपना है और काम के सिवा कुछ नहीं। कभी और कहीं मेरा मन नहीं लगता। कभी रिलैक्स होना है, कभी कभी लगता है मैं जब क्या करते हैं? मैं 10:30 पौने 11 बजे सोता हूँ, तो 11:30 से 6 बजे तक मैं पूरी तरह रिलैक्स होता हूँ। अगले दिन मैं 100% फिट होता हूँ। मैं अब 60 साल का हूँ लेकिन मेरी एनर्जी अभी भी 30 साल वाली है। मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाता हूँ, मैं कभी-कभी फुटबॉल खेलता हूँ, हाँ, कभी क्योंकि आपका फुटबॉल में वॉलीबॉल प्रेम है, खेलता हूँ। तभी तो आप इतना बड़ा हाँ, मैंने एस्ट्रोटर्फ लेके आए यहाँ पे। मैं जापान गया था 2000 कोरोना से पहले एक टूर में, एजुकेशनल टूर गया था, मैं जापान गया था। उसमें सब लोग यूनिवर्सिटी वगैरह देख रहे थे। मैं कुछ यूनिवर्सिटी में गया जहाँ वहाँ फुटबॉल जापान में फुटबॉल के बहुत प्रेमी हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वो देख के आया, मेरे पास 2 एकड़ जमीन पड़ी थी, ऐसे खड्डे-वड्डे पड़े थे, बच्चे ऐसे ही खेलते थे। तो मैंने पौने 4 करोड़ रुपए खर्च किया और पूरा कोरोना में लोग घर में थे, मैं अपने कॉलेज में था, कोरोना से भी बचा और पूरी तरह से मैन पावर लेके वो इम्प्लीमेंटेशन किया। और जब कोरोना खत्म हुआ तो मेरा फुटबॉल ग्राउंड जो फीफा साइज का फुटबॉल ग्राउंड है, मैं अभी उसका एक्रेडिटेशन भी करा रहा हूँ। महाराष्ट्र फुटबॉल फेडरेशन में मेरा रजिस्ट्रेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉडी है उसमें मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। मैं फुटबॉल की टीम बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा प्लेयर पैदा करना चाहता हूँ जो नेशनल में जाके खेले। नेशनल टीम ये मेरा सपना है और मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरी यूनिवर्सिटी का भी एक ये मेरा एक एंगल है कि मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम चालू करना चाहता हूँ क्योंकि आने वाला भविष्य स्पोर्ट्स में बहुत है। हम यादव जी से बात कर रहे थे, इनसे कई सारी प्रेरणा आप सभी ने ली होगी। ऐसी कई किस्से कहानियां होंगी, ऐसी कई खास बातें होंगी जो आपको जिंदगी में प्रेरणा देगी, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक उम्मीद देगी। इस तरह के लोगों से हम अपने श्रृंखला के जरिए आपकी मुलाकात कराते रहेंगे।
बातों बातों में इनसे जानते रहेंगे कि क्या इनके जीवन की फिलॉसफी है और जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत प्रेरणादायी आपका सफर है यादव जी, आपको आगे भी सफलता मिलती रहे, ये हम नवभारत की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।